हेलो बच्चों, मैं आमिर जी और हम लोग पढ़ रहे हैं रिफ्रैक्शन। बच्चों रिफ्रैक्शन में हमने पढ़ लिया था अब तक कि प्रिज्म क्या होता है, टीआईआर क्या होता है। इसके अलावा रिफ्रैक्शन के डिफरेंट कंडीशंस, ग्लास स्लैब में किस तरीके से रिफ्रैक्शन होता है, एक्चुअल डेप्थ, रियल डेप्थ यानी कि एपरेंट डेप्थ या राइजिंग डेप्थ, ये सारी कंडीशन डिस्कस कर ली थी। बच्चों आज हम लोग टीआईआर, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, जो हमने पढ़ा था उस टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन की कुछ एप्लीकेशन डिस्कस करने वाले हैं। तो आज का जो लेक्चर फ्लो होगा वो इस तरह से रहेगा। एप्लीकेशन ऑफ टीआईआर में सबसे पहले हम लोग डिस्कस करेंगे स्पार्कलिंग ऑफ डायमंड, कि डायमंड हीरा क्यों चमकता है, उसकी चमक के पीछे क्या वजह है, और अगर उसमें टीआईआर होता है तो फिर उसकी क्या कहानी है। फिर उसके बाद हम पढ़ने वाले हैं मिराज के बारे में, जो अपने क्लास 10th में भी सीखा था। उसके बाद हम लोग बात करेंगे टोटली रिफ्लेक्टिंग प्रिज्म, यानी कि प्रिज्म की जो हमने पढ़ लिया था वो तो अलग था, प्रिज्म की एक स्पेशल टाइप जो टोटल रिफ्लेक्टिंग प्रिज्म बोला जाता है। और उसके बाद हम लोग लास्ट में बात करने वाले हैं ऑप्टिकल फाइबर्स। ऑप्टिकल फाइबर्स यानी कि एक इस तरह के डिस्कवरी कम्युनिकेशन में कि इससे हम लोग इजीली कम्युनिकेट कर पाते हैं। देखिए मैं आपको दिखाता हूं, ये होता है वो ऑप्टिकल फाइबर, बिल्कुल आपके बाल से भी पतला। ये आपको ग्रीन दिखाई दे रहा होगा, ये वाला पार्ट, ये जो पार्ट है दैट इज ऑप्टिकल फाइबर। तो ये ऑप्टिकल फाइबर का क्या यूज है, किस तरह से हम लोग यूज करते हैं, पूरी की पूरी कहानी मैं आपको समझाने वाला हूं। तो आइए स्टार्ट करते हैं बच्चों, बहुत सिंपली स्पार्कलिंग ऑफ डायमंड से। भाई डायमंड है वो जो स्पार्क करता है, यानी कि जो चमकता है, बेसिकली उसकी जो चमक है उसकी वजह क्या होती है। तो उसका जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है बेसिकली, या मैं कहूंगा उसका जो क्रिटिकल एंगल है, वो क्रिटिकल एंगल बहुत कम होता है या उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बहुत ज्यादा होता है। जैसे एक टेबल मैं यहां पे बनाता हूं और उससे क्लियर करता हूं कि किस तरह से हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और क्रिटिकल एंगल को एक्सप्लेन क्या करते हैं और किसका कितना होता है। जैसे एक फॉर्मूला पहले मैं लिखता हूं यहां पे कि जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, दैट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज इक्वल टू 1 साइन ऑफ क्रिटिकल एंगल। ये होता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। मेरी बात को ध्यान से सुनना, ये जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, इस रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और इस क्रिटिकल एंगल के बीच में एक रिलेशन यानी कि एक टेबल बना रहा हूं। यहां पर मैं लिखूंगा, जैसे मान लीजिए पहले मैं बात करता हूं आपको ग्लास की। अगर मैं ग्लास सब्सटेंस की बात करता हूं तो उसके लिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होगा और उसके लिए क्रिटिकल एंगल क्या होगा। अगर मैं ग्लास के, ध्यान सुनना, अगर मैं ग्लास के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की बात करूं और क्रिटिकल एंगल की बात करूं, और दूसरी तरफ मैं डायमंड के क्रिटिकल एंगल और डायमंड के बेसिकली रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की बात करूंगा तो क्या होगा। जैसे डायमंड का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स काफी ज्यादा होता है, यानी कि 2.42, और उसका जो क्रिटिकल एंगल होता है दैट इज 24.41 करीब, राइट। यहीं पे अगर मैं इसके एंगल की बात करूंगा, यानी कि ग्लास के एंगल की बात करूंगा, ग्लास के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की बात करूंगा, तो ग्लास का जो एंगल होता है वो एंगल आपका पाया जाता है करीब 41.14 डिग्री, और ये होता है करीब 1.56 के आसपास, राइट। तो इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ये और इसका क्रिटिकल एंगल ये। ऐसे अगर मैं वाटर की बात करूं तो वाटर में जो जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वाटर का होता है करीब 1.33, और इसका जो एंगल होता है वो एंगल होता है करीब 48.70। बच्चों ये मैंने कुछ सब्सटेंस लिए हैं जैसे ग्लास, डायमंड, वाटर, और ये उनका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है और ये इनके क्रिटिकल एंगल है। तो इसमें सबसे चमकने वाला डायमंड है। उसका जो बेसिकली स्पार्कलिंग होती है डायमंड की, वो क्यों होती है, क्या वजह है। तो उसकी वजह यह है कि दो डायमंड अपने अंदर बहुत सारी लाइट रे को टोटल इंटरनल रिफ्लेक्ट कर लेता है, अपने अंदर बेसिकली उनको मोड़ लेता है, और वो जो लाइट उस डायमंड के अंदर मुड़ गई, जो डायमंड के अंदर टीआईआर हो गई, वो जब लाइट रेस बाहर निकलती है तो वो किसी पर्टिकुलर फेसिस से बाहर निकलती हैं, और उस पर्टिकुलर फेसिस से तो वो बाहर निकलती हैं। तो अगर हम एमर्जेंट रेज यानी कि एमर्जेंट जो लाइट रे है, उस एमर्जिंग लाइट रे के फेज की तरफ से देखेंगे तो हमें वो बहुत चमकता हुआ नजर आएगा। कैसे, देखिए समझाता हूं मैं। मान लीजिए हमारे पास ये एक इंटरफेस है, ये उसके लिए नॉर्मल, भाई ध्यान से सुनना मेरी बात, ये इसके लिए नॉर्मल। अब यहां से हमने लाइट रे को भेजा। अब बच्चों हमने क्या किया, देखो ये रेयर मीडियम है, ये वो डेंसर मीडियम है, और सबसे पहले हमने ग्लास की बात कर ली कि ये ग्लास है जो डेंसर मीडियम है। तो यहां से हमने जो लाइट रे भेजी वो हर एक डिग्री पर, 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3, 4, 5 ऐसे करते हुए यहां से पूरे का पूरा जो एंगल 90 डिग्री बन रहा है, इस 90 डिग्री के हर एक डिग्री पर हमने लाइट रे को भेजा। अगर हमने हर एक डिग्री पर लाइट रे को भेजा तो वहां पर 90 रेज पहुंचनी थी। अब यहां से अगर हर एक डिग्री पर मैंने एक डिग्री पर मैंने लाइट रे को भेजा है तो क्या हुआ, यहां से 90 रेज गई है।
अब वो 90 रेज पूरी की पूरी रिफ्रैक्ट हो गई, ये तो नॉर्मल है आपका, पूरी की पूरी रिफ्रैक्ट हो गई या फिर कोई और चेंजेस आए? तो आंसर है, अगर मैं ग्लास की बात कर रहा हूं तो ग्लास 41 डिग्री तक तो क्या होगा, रिफ्रैक्ट होगा, यानी कि यहां पर लाइट रे आएगी, और 41 डिग्री के बाद क्या होना स्टार्ट हो जाएगा, फिर उसके बाद वो आपका रिफ्लेक्ट होना स्टार्ट हो जाएगा। तो करीब 41 जो रेज थी वो तो यहां रिफ्रैक्ट हो गई। अब बचती है उसमें से कितना, कि अगर मैं आपसे बात करूं तो यहां पर जो रेज, नंबर ऑफ रेज जो बचती हैं, वो नंबर ऑफ रेज कितनी बचती है, तो टोटल तो 90 थी। अब 90 में से क्या हुआ, 90 में से 41 उधर चली गई, तो अगर 90 में से 41 इधर चली गई तो अब 90 में से 41 माइनस कर लीजिए, तो कितना आ गया यहाँ पे 9, और यहाँ पे कितना बचा 4, करीब 49 रेज ग्लास के केस में इधर आई। यहां पर 49 लाइट रेज को इस वाटर मीडियम ने अपने अंदर बुला लिया, 90 में से 49 को बुलाया अपने अंदर। अब अगर मान लीजिए मैं इस ग्लास के जगह पे डायमंड यूज कर लेता हूं, तो क्या, तो डायमंड के केस में क्या होता है, उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स तो ज्यादा होता है लेकिन उसका क्रिटिकल एंगल उतना ही कम होता है, यानी कि 24 डिग्री तक, करीब 24 डिग्री तक लाइट रेज रिफ्रैक्ट होती हैं, यानी कि 24 लाइट रेज करीब करीब क्या होती है, रिफ्रैक्शन में चली जाती हैं, बट बची हुई लाइट रेज क्या होती है, बची हुई लाइट रेज इधर आ जाती है, और वो बची हुई लाइट रेज कितनी है, वो करीब 66 है। फिर से इसके अंदर जो TIR हो रहा है, वो TIR की कंडीशन वाटर में कितनी थी, 49 रेज आई थी, 90 में से केवल 49 रेज आई थी, और तब मैं डायमंड की बात करूं तो 90 रेज मैंने यहां से भेजी, वापस कितनी आ गई मुड़ के 66। तो किसके पास ज्यादा लाइट रे इकट्ठी है, तो आंसर है डायमंड के पास ज्यादा है, और अगर डायमंड के पास लाइट रे ज्यादा इकट्ठी है तो क्या होगा, वो ज्यादा चमकेगा, ज्यादा चमकीला होगा। इसलिए वाटर की बात करते तो वाटर में तो बड़ा उल्टा ही सीन है, वहां तो 48 ही है, यानी कि यहाँ पे बहुत कम आती है। तो ऐसे करके हम लोग कह पाते हैं कि भाई तब भी ध्यान सुनना, कि तब भी लाइट रे डायमंड के अंदर एंटर करती है तो वो रिफ्लेक्ट हो जाती है, और तब वो एग्जिट होती है, किसी पर्टिकुलर फेस से एग्जिट होती है, और तब वो पर्टिकुलर फेस से एग्जिट होती है, यानी कि हम उस एमर्जेंट साइड से, वो फेस जहां से लाइट रे एमर्ज हो रही है, उस एमर्जेंट साइड से तब हम उसको देखते हैं डायमंड को, तो हमें बहुत चमकीला नजर आता है। दैट इज द बेसिकली TIR, और TIR के वजह से क्या होता है, वो स्पार्कलिंग ऑफ डायमंड। तो प्लीज आप जल्दी से अपनी नोटबुक में चिपका दीजिएगा, देखिएगा मैंने क्या क्या आपको कंडीशन बताई है, पूरी की पूरी आप अपनी नोटबुक में लिखें इस डायग्राम के साथ, जल्दी करें, फिर मैं नेक्स्ट एप्लीकेशन लेता हूं इसको हटा के। तो हमने स्पार्कलिंग ऑफ डायमंड को पढ़ लिया था बच्चों, और अब हम आगे आते हैं सेकंड पर। तो सेकंड आपका मिराज, यानी कि आपने ये तो देखा होगा, एक बेसिकली लाइट का इल्यूजन होता है, या मैं बोलूंगा इसमें एक इस तरह का केस होता है कि अगर आप सड़क पे बहुत दूर देखते हैं तो वहां पर आपको सड़क पे पानी नजर आता है, लेकिन आप वहां पे पास जाकर देखते हैं तो ऐसा कुछ भी नहीं होता है। तो उसमें वो हॉट एयर कोल्ड एयर, क्लास 10th में आपने इसको सीखा होगा, तब इसकी पूरी कहानी आपको बताई होगी, मिराज क्या होता है, यानी कि वो क्या इल्यूजन होता है। तो इसको मैं नहीं बताऊंगा, क्लास 10 में आपने पढ़ लिया। मैं अगले पार्ट पर आता हूं, दैट इज टोटली रिफ्लेक्टिंग प्रिज्म। ये टोटली रिफ्लेक्टिंग प्रिज्म क्या होता है, तो ये बेसिकली एक आइसोलेस टाइप प्रिज्म होता है, जिसके जो एंगल होते हैं वो एंगल होते हैं 45 डिग्री, एक दूसरा 90 डिग्री, और एक तीसरा 45 डिग्री। तो ये जो 3 एंगल है, यानी कि इस तरह की जो ट्रायंगल की फॉर्म में जिनके एंगल 45, 90, 45 होता है, उस तरह के प्रिज्म को हम लोग बोलते हैं टोटली रिफ्लेक्टिंग प्रिज्म। अब ये जो टोटली रिफ्लेक्टिंग प्रिज्म है, मुझे मेरी बात को ढंग से सुनना, ये जो टोटली रिफ्लेक्टिंग प्रिज्म है, इस टोटली रिफ्लेक्टिंग प्रिज्म में किस किस तरह के रिफ्लेक्शन होते हैं और क्या इसका बेनिफिट है, यानी कि नॉर्मल प्रिज्म, यानी कि नॉर्मल रिफ्लेक्शन से ये हमने टोटली रिफ्लेक्टिंग प्रिज्म की जरूरत क्यों पड़ी। तो सबसे पहले कंडीशन में लेता हूं कि मान लीजिए हमारे पास इस तरह का कोई प्रिज्म है जिसका ये एंगल 90 डिग्री है और उसका ये 45 डिग्री है। ऑलराइट, तो इसमें देखिएगा डेविएशन हो जाएगा किसी भी ऑब्जेक्ट का, किसी भी इमेज का, किसी भी रे का, और वो डेविएशन 90 डिग्री से हो जाता है। कैसे, यहां से लाइट रे को भेजा गया, ये एक पॉइंट ए है, इस ए पॉइंट से लाइट रे को ऐसे भेजा गया। अगर लाइट रे को हम ऐसे भेजते हैं तो जैसे ये यहां के जाके टकराएगा तो क्या होगा, वो नॉर्मल मांगेगा, और ये नॉर्मल मांगेगा तो क्या होगा, इस नॉर्मल की कंडीशन में ये एंगल अगर 45 है, ये एंगल अगर 90 है, तो ये भी कितना होगा 45, और ये 45 है तो इसके दूसरी तरफ वाला कौन सा होगा 45, यानी कि ये एंगल आपका 45 डिग्री हो गया। और अगर ये एंगल आपका 45 है तो अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताया था आपको कि ग्लास के केस में जो क्रिटिकल एंगल होता है, दैट क्रिटिकल एंगल इज अप्रॉक्स 41.14, यानी कि ये क्रिटिकल एंगल है। इससे अगर ज्यादा एंगल हुआ तो क्या हो जाएगा, लाइट रे टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन में आ जाएगी, यानी कि वापस यहीं पे मुड़ जाएगी, इसी मीडियम में रहेगी। तो यहां से लाइट रे आई, यहां पे आके टकराई, 45 डिग्री एंगल बना जो कि क्रिटिकल एंगल से ज्यादा है, तो क्या हुई, लाइट रे 45 के साथ ऐसे बेंड हो गई। भाई 45 90 बनेगा तो ऐसे नीचे आई,
क्लियर है, और नीचे तब इसका परपेंडिकुलर टकराई तो क्या होगा, ऐसे चली गई। तो ये अगर ए है तो ये भी क्या है, ए। अब मैं यहां से एक बी ले लेता हूं, यहां से मैंने बी एक लाइट रे की बात की, बी एक पॉइंट की बात की, तो वहां से लाइट रे वहां से भी ऐसे जाएगी भाई। अगर वहां से भी लाइट रे ऐसे गई तो फिर वो यहाँ जाके टकराई, यहाँ पे टकराई तो अगेन क्या, फिर से 40 और फिर से बनने वाला क्या, फिर से यहाँ पर ये सीधा चला गया, फिर से TIR हो गया। तो अब ये जो AB था वो AB ऐसे था और यहाँ के AB कैसा हो गया, 90 डिग्री से डेविएट हो गया। तो दैट इज 90 डिग्री डेविएशन बाय यूजिंग प्रिज्म। और इस प्रिज्म में क्या हुआ, TIR हुआ, और इस TIR की वजह से क्या हुआ, इस TIR की वजह से टोटल का टोटल अपना क्या हो गया, रिफ्लेक्ट हो गया, और यहां से ये जो एंगल था यानी कि ये जो इमेज थी ये क्या हुई, 90 डिग्री डेविएट हो गई। इसके साथ दूसरी कंडीशन बोल देते हैं, मान लीजिए हमारे पास इस तरह का प्रिज्म की शेप है, ये ऐसे भाई एंगल इसमें याद रखना, एक 90 होगा और दो 45 होंगे। अगर ये 45 है और ये 90 है तो किस तरह की कहानी चलेगी। अगर लाइट रे को मान लीजिए यहाँ पे मैं 180 से रोटेट कराऊंगा किसी भी ऑब्जेक्ट को, ये अगर मान लीजिए AB है तो यहाँ से लाइट रे ऐसे आई, यहाँ से लाइट रे ऐसे आके यहाँ टकराती है बच्चों, तब जैसे ही यहाँ पे आके टकराती है तो फिर से क्या होगा, फिर से नॉर्मल। अब तो आप समझदार हो गए हैं, फिर से ये 45, तो फिर से 45 तो ये यहाँ जाके टकराएगा। अब ये यहाँ जाके टकराया तो उसको फिर से क्या चाहिए, फिर से नॉर्मल, तो ये फिर से 45, ये 45 तो फिर यहाँ से 90 बनने, फिर ऐसा सीधा है ऐसे। तो अगर ये पॉइंट A था तो ये भी क्या होगा, A ही होगा। अगर यहाँ से मैं B को भेजता हूँ तो मैंने B को भेजा, ये यहाँ पे जाके टकराया, ये यहाँ जाके टकराया तो फिर से नॉर्मल मांगा उसने, यहाँ से नॉर्मल मांगा तो फिर से क्या हुआ, वो इधर आके टकराया, यहाँ पे आके टकराया तो उसको फिर से नॉर्मल चाहिए, नॉर्मल आगा तो फिर से क्या हुआ, फिर वो यहाँ से ऐसे ऐसे करते हुए ये यहाँ पर आ गया। तो ये B है अगर, तो ये भी क्या हो गया, B। तो देखो ये जो AB था क्या बन गया, BA बन गया। यानी कि ये कैसे कितने से चेंज हो गया, ये तो पूरा 180 से चेंज हो गया। यानी कि यहाँ पर डेविएशन 90 डिग्री का था और यहाँ पर डेविएशन कितना हो गया, ये 180 डिग्री का डेविएशन हो गया भाई। क्लियर है, 180 डिग्री का डेविएशन हो गया इस प्रिज्म के केस में। प्रिज्म कौन सा है, ये टोटली रिफ्लेक्टिंग प्रिज्म है। तो इस टोटली रिफ्लेक्टिंग प्रिज्म में बच्चों जो लाइट रे है यानी कि जो ऑब्जेक्ट है बेसिकली वो डेविएट हो जाता है, वो घूम जाता है, मुड़ जाता है, और वो 180 से यहाँ पे मुड़ा, ऐसे यहाँ पे हमने इसको 90 से मुड़ा। इसी तरीके से हम लोग एक और सिचुएशन इसकी स्टडी करेंगे। वो सिचुएशन क्या होती है, प्लीज आप इसको लिखिएगा जल्दी से, फिर मैं आपको नेक्स्ट सिचुएशन के बारे में बताता हूँ कि नेक्स्ट सिचुएशन क्या होती है और उस सिचुएशन में क्या कंडीशन होती है, प्रिज्म किस तरह का रिफ्लेक्शन या रिफ्रैक्शन पैदा कर देता है, राइट। तो इस केस में हम लोग विदाउट एनी डेविएशन क्या करेंगे, बेंड करेंगे, यानी कि 180 से रोटेट करेंगे इमेज को। तो उसमें क्या होता है, उसमें ये वाला केस होता है, ये ऐसे है ना, दिखाई तो दे रहा होगा ना तुम्हें यार इसे, हाँ दिखाई दे रहा है। तो यहां से देखो क्या हुआ बच्चों, यहां से लाइट को ऐसे भेजा गया, A यहां पहुंची है, तब यहां पहुंची, इसको फिर से क्या चाहिए, नॉर्मल चाहिए। अगर इसको नॉर्मल चाहिए तो यहाँ से तब ये इस रेयर मीडियम टू डेंसर मीडियम में जाती है, इस पॉइंट से तब ऐसे स्ट्रेट हमने इसको भेजा, तो स्ट्रेट में डेविएशन नहीं कराएंगे, डेविएशन नहीं होगा। वो लाइट जो यहाँ से भेजी वो क्या, वो यहाँ से कैसे टकराई इधर, ऑलराइट। ये बात समझ आ रही है क्या, ये लाइट रे यहाँ से ऐसे सीधी जाती है, सीधी जाने के बाद उसको हमने क्या दिया, नॉर्मल दिया तो वो ऐसे सीधा जाना चाहती थी। अब वो क्या होना चाहिए, वो अपने पास से बैंड होना चाहिए। इसको मैं और अच्छे से और डिटेल में बताता हूँ आपको, पूरा रब करके मैं एक बड़ा डायग्राम बनाता हूँ, है ना। चलिए और अच्छे से समझते हैं इसको। देखो यहाँ पर हमने जो प्रिज्म लिया है, उस प्रिज्म की जो शेप है वो इस तरह की 40 और 90 की है। देखो इसमें ये देखो इस तरह से एक बड़ा सा मैंने डायग्राम बनाया ताकि आप और अच्छे से समझ पाओ। और ये 45 और वो 90। अब यहाँ से लाइट रे आती है ऐसे, यहाँ से लाइट रे आई, वो यहाँ से जाके ऐसे इधर टकराई, इधर टकरा के वो यहाँ से यहाँ पे टकराई, और यहाँ पे टकराने के बाद क्या हुई, वो ऐसे इधर बेंड हो गई। यहाँ जो लाइट रे आती है वो ऐसे आई, वो यहाँ से जाके ऐसे टकराई, वो यहाँ जाके ऐसे यहाँ पे गई, और वो फिर ऐसे इधर चली गई। तो ये जो AB था, ये यहाँ से ये A हो गया और ये B हो गया, है ना। थोड़ा सा डायग्राम लाइन थोड़ी टेढ़ी हो सकती है, बाकी सब बातें सही है। कैसे, देखो यहाँ पे क्या था, यहाँ पे इसको एक नॉर्मल चाहिए, लाइट रे सीधे जाना चाहती थी, नॉर्मल तरफ बेंड, यहाँ पे इसको फिर से नॉर्मल चाहिए,
फिर से नॉर्मल तरफ बेंड, यहाँ पे आके आई तो ये इसका नॉर्मल, अब क्या हुआ, अब TIR की कंडीशन से ज़्यादा एंगल हो गया, ज़्यादा एंगल हो गया 45, तो फिर यहाँ से यहाँ पे गई, फिर इसको क्या चाहिए, फिर से नॉर्मल चाहिए। इस तरीके से इस वाले पार्ट में क्या हुआ, विदाउट एनी डेविएशन, सीधी ऐसे ही, और क्या हुई, 180 से चेंज होगी। तो ये अपने जो पार्ट होते हैं, ये अपने होते हैं रिफ्लेक्टिंग, टोटल रिफ्लेक्टिंग प्रिज्म। इस टोटल रिफ्लेक्टिंग प्रिज्म में बच्चों क्या होता है, इसमें ये डेविएशन कर देते हैं, एनर्जी का लॉस नहीं होता, केवल टोटल एनर्जी यहां से वहां पे चली जाती है। रिफ्लेक्शन के केस में क्या होता था, एनर्जी का लॉस होता था, बट यहां पर कोई एनर्जी का लॉस नहीं होता, इसलिए हम इनकी स्टडी करते हैं, राइट। तो अब अगला पार्ट अपना क्या है, अगला पार्ट अपना ऑप्टिकल फाइबर है, और ये ऑप्टिकल फाइबर मैं अब आपको पढ़ाने वाला हूं फिर दोबारा से दिखा करके, तो प्लीज आप इसे लिख लीजिएगा, फिर हम ऑप्टिकल फाइबर की स्टडी करते हैं, राइट। तो हम लोग बात करने वाले हैं ऑप्टिकल फाइबर की। यार ये ऑप्टिकल फाइबर जो होता है ये बहुत ही काम की चीज है। अब से पहले तब हम जो कम्युनिकेशन का पार्ट किया करते थे, कम्युनिकेट करते थे एक जगह से दूसरी जगह पर, जब सिग्नल्स बेसिस से इंटरनेट को कनेक्ट करते थे, तो वहां पर हम लोग क्या करते थे, इलेक्ट्रॉन को यूज करते थे फ्लो के लिए, यानी कि वहां पे मेटल्स का यूज होता था। अब तो मेटल्स का यूज होता, तो मेटल के यूज में क्या होता था कि भाई पहले बात तो वो बहुत कॉस्टली होता था, या उसको हम बहुत दूर तक ले जाते थे तो क्या होता था, चोरी होने का डर होता था, या उसको कोई उखाड़ ले, बड़े बड़े दिक्कत है यार अपने हिंदुस्तान में। तो इस प्रॉब्लम को दूर किया, तब हम ऑप्टिकल फाइबर की डिस्कवरी कर पाए। ऑप्टिकल फाइबर क्या होता है, तो ये एक्चुअली मिट्टी का बना होता है, ऑप्टिक्स ग्लास का होता है, तो वो ग्लास मिट्टी का है, तो ये बहुत ही सस्ता होता है, और इसके अंदर कोई बहुत बड़ा लॉस नहीं होता, और ना ही ये बहुत महंगा होता है, ना ही इसको कोई चोरी करता है, क्योंकि इसका कोई यूज भी नहीं। देखो क्या होता है, एक ऐसी एक पतली सी हम कोर लेते हैं, उसको हम कोर बोला करते हैं। ये कोर ग्लास, सिलिका या फिर प्लास्टिक की बनी होती है। इसकी जो मोटाई होती है वो करीब 10 to 100 माइक्रोमीटर होती है, यानी कि बहुत छोटी, जैसे मैंने आपको थोड़ी देर पहले दिखाई थी, और मैं आपको फिर दिखाता हूं, आपको मैं चेक करता हूं ये दिखाई भी दे रही है या नहीं। तो ये जो ग्रीन कलर्ड ना आप देख रहे हैं, बिल्कुल पतली सी, बहुत बारीक सी, ये जो आप देख रहे हैं, तो ये ग्रीन कलर्ड जो पार्ट है, दैट इज ऑप्टिकल फाइबर। ये ऊपर क्या है इसके, तो ये ऊपर इसके कोटिंग हो रखी है पूरी की पूरी, राइट। ये आपकी बहुत पतली सी वायर है, बहुत पतली सी जो बेसिकली ट्यूब है, दैट ट्यूब इज बेसिकली ऑप्टिकल फाइबर। तो ये जो ऑप्टिकल फाइबर है किसकी बनी हुई है, ये ऑप्टिकल फाइबर या तो ग्लास की बनी होती है, ग्लास की बनी होती है, या सिलिका या फिर प्लास्टिक की बनी होती है। इसकी मोटाई भी यहाँ पे लिखी हुई है। इसके अंदर ही सिग्नल ट्रांसफर होते हैं, ऐसे हम यहाँ से भेजते हैं तो वो TIR होकर फिर यहाँ पे ऐसा, फिर TIR होकर फिर यहाँ ऐसा, फिर TIR ऐसे, और जहाँ भी मैं निकालना हो वहाँ हम उसको आउट कर देते हैं, एग्जिट कर देते हैं, ऐसे बाहर आ जाता है वो सिग्नल की फॉर्म में हमारे में इंफॉर्मेशन होती है, वो ऐसे ट्रेवल कर रही होती है। अब इसके बाहर का जो मीडियम है दैट इज μ2 मीडियम, और इसके अंदर का मीडियम है दैट इज μ1 मीडियम। तो अब हमें मालूम है कि हमेशा TIR कब होता है, डेंसर टू रेयर, तो बाहर का मीडियम रेयर होना चाहिए। इसका मतलब जो μ2 है दैट इज लेस देन μ1। इस सिचुएशन में ही ऐसा पॉसिबल है। ऊपर वाले पार्ट को हम क्लैडिंग कहते हैं। जैसे इसको हमने कट किया था ना, जब मैंने इसको कट किया था तो साइड में इसमें प्लास्टिक की कोटिंग थी ये पूरी की पूरी, तो इस प्लास्टिक की कोटिंग को हमने क्या बोल दिया, क्लैडिंग बोल दिया, जो कि क्या कराए, जो कि TIR कराने में रिस्पॉन्सिबल होती है। और उसके ऊपर फिर एक बफर कोटिंग होती है। ये बफर कोटिंग बेसिकली क्या करती है, ये इसको सेफ्टी प्रोवाइड करती है। सेफ्टी पर्पज के लिए हम लोग इसको बफर कोटिंग करते हैं, और इसके अंदर अंदर हम क्या करते हैं, सिग्नल्स प्रोवाइड करते हैं, राइट। तो ये पूरे का पूरा सिस्टम, ये जो पार्ट है जो ऑप्टिकल फाइबर है, इस ऑप्टिकल फाइबर का आज की जगह पे हर पॉइंट पे, हर चीजों में यूज हो रहा है। जैसे इंटरनेट की कनेक्टिविटी की बात करूंगा मैं, अगर आपने इंटरनेट कनेक्शन कराया होगा तो वहां पर वो ऑप्टिकल फाइबर कनेक्ट करते हैं, तो उस ऑप्टिकल फाइबर की पाइप ऐसी होती है, उसको वो मोड़ भी लेते हैं, लेकिन वो उसको ऐसा कहते हैं कि बिल्कुल एकदम से जो भी मोड़ होता है वो शार्प मोड़ नहीं काटिएगा, एकदम से ऐसे खड़ा नहीं मोड़ना है कि आप बिल्कुल ऐसा मोड़ दें, क्योंकि वहां पर इशू क्या है कि यहाँ पर तो ठीक है वो ऐसे TIR होता है, TIR पॉसिबल हो जाएगा यहाँ पर तो, लेकिन यहाँ पर इस तरीके से यहाँ तो TIR होगा, बट यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर जो एंगल है वो एंगल छोटा हो जाएगा, और अगर एंगल छोटा हुआ तो क्या हुआ, आपका क्रिटिकल एंगल से छोटा एंगल हो जाएगा, तो वो क्या हो जाएगी, एग्जिट हो जाएगी यहाँ से रेस, और वो रेस एग्जिट होगी तो फिर क्या होगा, फिर आपका इंटरनेट नहीं चलेगा। तो इंटरनेट लगाने आता है वो यही तो कहता है कि सर इस वाली वायर को ज़्यादा मोड़ना मत, अगर ज़्यादा मोड़ दोगे तो वो कनेक्शन आपका नहीं आएगा, इंटरनेट आपका नहीं चलेगा। तो इसलिए उसमें गोल गोल ऐसे लपेटता है, पूरे का पूरा गोल गोल लपेटता है। उसकी वजह क्या है, मेन यही वजह है कि वहाँ पर TIR फॉलो नहीं होता अगर वो उसको ऐसे शार्प मोड़ देगा तो ये पूरी कहानी आपको समझ आई होगी, ये वाली कहानी आपको समझ आई होगी। तो इस तरीके से ऑप्टिकल फाइबर को हम लोग यूज़ करते हैं कनेक्टिविटीज़ के लिए, बहुत सस्ता है, कोई चोरी नहीं करता। पहले बहुत चोरी हुए थे, स्टार्टिंग में जब चोरी हुई ऑप्टिकल फाइबर जब बना स्टार्ट किया, उसको चोरी करके चोर लेके गए कबाड़ी के पास, तो कबाड़ी ने बोला ये तो मिट्टी है, ग्लास का बना हुआ है, सिलिका का बना हुआ है, इसका मैं क्या करूँगा, उसके बाद से चोरी भी नहीं होता। तो ये कम्युनिकेशन का बहुत अच्छा जरिया है। इसके कहाँ कहाँ पर यूज़ है ऑप्टिकल फाइबर का, आप देख सकते हैं मार्केट में जो खिलौने होते हैं वहाँ पर भी यूज़ हो रहे हैं इसके। तो इसके यूजेस के बारे में आपसे बात करूँगा, पूरी की पूरी यूजेस मैं इसके लिखता हूँ, फिर आपको एक्सप्लेन करूँगा। तो आप जो बोर्ड पर लिखा हुआ है डेटा, ये पूरा पहले अपने नोट में लिख लीजिएगा जल्दी से, फिर मैं आगे बढ़ता हूँ।
हाँ तो बच्चों कुछ एप्लीकेशन ऑफ ऑप्टिकल फाइबर पढ़ते हैं कि ऑप्टिकल फाइबर की क्या क्या एप्लीकेशन हो सकती है, यानी कि ऑप्टिकल फाइबर को हम लोग कहाँ कहाँ यूज और कैसे कैसे यूज करते हैं। मेरी बात को ढंग से सुनिएगा। तो सबसे पहले एज अ लाइट पाइप, ऑप्टिकल फाइबर को एज अ लाइट पाइप यूज करते हैं किसी भी मेडिकल एग्जामिनेशन के लिए। जैसे मान लीजिए आपका माउथ मुंह के थ्रू आपके स्टमक पेट तक उस लाइट पाइप को भेजा जाता है और वहां से वो उसकी पूरी वीडियोग्राफी करता है, पूरी फोटोग्राफी करता है और एक क्लियर इमेज, आपकी बॉडी के अंदर की क्लियर इमेज आप तक पहुंचाता है। तो ए लाइट पाइप ऑप्टिकल फाइबर्स आर यूज्ड इन मेडिकल एंड ऑप्टिकल एग्जामिनेशंस। मेडिकल एग्जामिनेशन और जो ऑप्टिकल एग्जामिनेशन है वहां पर इसको यूज किया जाता है, जो मैंने प्रोसेस बताया उस प्रोसेस के थ्रू। और इस प्रोसेस को, इस टेक्निक को बेसिकली क्या बोला जाता है, दैट टेक्निक इज एंडोस्कोपी। तो इस प्रोसेस से हम लोग एग्जामिन करते हैं, डायग्नोज करते हैं अपनी प्रॉब्लम्स को, जहां पर हम लोग डायरेक्टली नहीं जा सकते, वहां पर इस पाइप के थ्रू हम फोटोग्राफी करके उसको चेक किया करते हैं। अगला जो यूज है, ये यूज बहुत इंपॉर्टेंट है, ये यूज भी आपने देखा है इन द ट्रांसमिटिंग। दे आर यूज इन द ट्रांसमिटिंग एंड रिसीविंग, यानी कि भेजने में और रिसीव करने में बेसिकली इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स को, इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स इन टेलीकम्युनिकेशन, यानी कि आप जो भी टेलीफोन वगैरह में या फिर जो भी इंटरनेट वगैरह यूज करते हो तो वहां पर भी इसको ट्रांसमिट करने में, फोन, मोबाइल फोन या फिर इंटरनेट के लिए ट्रांसमिट करने में और उनको रिसीव करने में भी हम लोग इसको यूज करते हैं, इस ऑप्टिकल फाइबर का यूज किया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट इज इन द फॉर्म ऑफ फोटोमेट्रिक सेंसर्स। ये जो फोटोमेट्रिक सेंसर्स हैं इनमें भी ये बेसिकली ऑप्टिकल फाइबर यूज हो रखा था। क्या होता है फोटोमेट्रिक सेंसर्स, जो आपके हार्ट के अंदर जो ब्लड के फ्लो को बताते हैं। तो हार्ट के अंदर ब्लड के फ्लो को बताने के लिए जो सेंसर यूज होते हैं दैट आर फोटोमेट्रिक सेंसर्स, एंड उसके अंदर जो यूज हो रखा है वो होता है क्या, आपका ऑप्टिकल फाइबर। यहां पर भी ऑप्टिकल फाइबर यूज होता है। और सबसे लास्ट वन की बात करें, इन द फॉर्म ऑफ रिफ्रैक्टोमीटर्स। रिफ्रैक्टोमीटर बेसिकली रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इन द कैलकुलेशन ऑफ म्यू, इन द कैलकुलेशन ऑफ म्यू को कैलकुलेट करने के लिए इसका यूज किया जाता है। रिफ्रैक्टोमीटर्स में इस तरह यूज किया जाता है। तो ये जो मैंने पॉइंट्स लिखे यहाँ पे, ये एप्लीकेशन पार्ट है ऑप्टिकल फाइबर्स का, और ऑप्टिकल फाइबर को कहाँ पर कैसे कैसे यूज किया जाता है मैंने आपको पूरी कहानी समझाई है। तो हमने इससे पहले वाले लेक्चर में हमने सीखा था, लास्ट लेक्चर में सीखा था कि TIR क्या होता है। उस TIR का फॉर्मूला होता था म्यू इज इक्वल टू 1 साइन ऑफ क्रिटिकल एंगल। उस पर बेस्ड क्या क्या एप्लीकेशन होती हैं, वो एप्लीकेशन मैंने आपको बताई है। उस एप्लीकेशन में पूरी एक्सप्लेनेशन आपको दी है। ऑप्टिकल फाइबर बताया, ऑप्टिकल फाइबर के यूज आपको बताएं, किस तरह से ऑप्टिकल फाइबर को कहाँ पर यूज किया जाता है। तो सारी डिटेल, पूरी कहानी मैं आपको सिखाते जा रहा हूँ। प्लीज आप सभी वीडियोस को कंप्लीट देखिएगा। उस कंप्लीट देखने के साथ साथ जरूरत पड़े तो आपसे नोट्स भी बना लीजिएगा। मैं आपको पूरी की पूरी फिजिक्स इसी तरीके से पढ़ाने वाला हूं। तो नेक्स्ट वीडियो हम लोग इससे बेस्ड न्यूमेरिकल या एक नया टॉपिक डिस्कस करेंगे, और तब तक के लिए खुश रहिएगा। थैंक यू वेरी मच।